So hello people, this is your channel CATV and in this video we are doing questions of old syllabus. बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो चैप्टर है उसके हम क्वेश्चन करेंगे और ऑब्वियसली बात है ओल्ड सिलेबस के लिए ही एप्लीकेबल है। फटाफट इनके सारे क्वेश्चंस करते हैं और इस क्वेश्चन में जो भी सेक्शंस कवर हो रहे हैं उस सेक्शंस का भी हम रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, चलो। तो XLR बैंक लिमिटेड जो है इज़ नॉट मैनेजिंग द अफेयर्स प्रॉपर्ली, अपने अफेयर्स ही प्रॉपर्ली मैनेज नहीं करी थी। तो एम्प्लॉई और डिपॉजिटर ऑफ द बैंक उन्होंने कंप्लेन करी सेंट्रल गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम, ठीक है, फ्रॉम टाइम टू टाइम अबाउट सच मिसमैनेजमेंट। ये देखो ये अपने मैनेज नहीं कर रहे अफेयर्स प्रॉपर्ली, तो कंप्लेन करी सेंट्रल गवर्नमेंट को और रिक्वेस्ट करी सेंट्रल गवर्नमेंट को कि इसकी तो अंडरटेकिंग ही एक्वायर कर लो। ठीक है, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर बताओ उसके रिस्पेक्ट में। तो देखो अंडरटेकिंग के लिए 36 AE एक जो है एक्विजिशन है, 36 AE एक सेक्शन है, तो वहाँ पे अपन अंडरटेकिंग एक्विजिशन की बात करेंगे। तो उसमें क्या बोला गया है कि 36 AE में सेंट्रल गवर्नमेंट को अपॉन अ रिपोर्ट फ्रॉम RBI, जब उसको RBI से रिपोर्ट रिसीव होती है एंड रिपोर्ट रिसीव होने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ ऑफ द ओपिनियन कि बैंकिंग कंपनी ने तो कंप्लाई नहीं करे डायरेक्शन RBI के। अब RBI के डायरेक्शन हम सेक्शन 35 में पढ़ेंगे, 35 और 35AB में डायरेक्शन है, तो बैंकिंग कंपनी ने तो वो डायरेक्शन से कंप्लाई नहीं करे। और डायरेक्शन रिलेटिंग टू पॉलिसी मैटर्स, डायरेक्शन RBI रिलेटिंग टू पॉलिसी मैटर्स। तो पहली चीज़ या तो तुमने डायरेक्शन फॉलो नहीं करे, दूसरी चीज़ और जो बैंकिंग कंपनी के अफेयर्स है, ठीक है, और बैंकिंग कंपनी के अफेयर्स है वो डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर, डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी, डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ member public, detrimental to the interest of depositor, detrimental to the interest of banking policy। ठीक है, या तो better provision of credit generally और of credit to any particular section of the community, या तो तुम better provision दे रहे हो, better credit के आप जो है provision है, better provision of credit एक particular section का better provision दे रहे हो credit के। ठीक है, तो अपन ने क्या पढ़ा कि पहली बात तो तुम डायरेक्शंस कंप्लाई नहीं कर रहे हो, RBI के डायरेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ पॉलिसी मैटर्स। फिर एक पॉइंट ऐसा है कि चलो ठीक है, तुम्हारे जो मैनेजमेंट है, अफेयर्स है, बैंकिंग के अफेयर्स है, वो डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर है, बैंकिंग पॉलिसी है। आप इजी क्रेडिट के प्रोविजन दे रहे हो, बेटर क्रेडिट प्रोविजन दे रहे हो एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ कम्युनिटी को। ठीक है, तो जब आप ऐसी हरकत कर रहे हो तो ऐसे केस में गवर्नमेंट कंसल्ट करता है RBI से और फिर उसके अंडरटेकिंग का एक्वायर कर लेता है। और इन सच केस जो डेट नोटिफिकेशन में स्पेसिफाइड है उस नोटिफिकेशन की डेट पे जो है अंडरटेकिंग बैंकिंग कंपनी की अंडरटेकिंग जो है असेट्स एंड लायबिलिटी है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो बैंकिंग कंपनी की अंडरटेकिंग असेट्स एंड लायबिलिटी ट्रांसफ़र हो जाएगी और सेंट्रल गवर्नमेंट को वेस्ट हो जाएगी। इनफैक्ट सारे जो केसेस है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे अब कंटिन्यू होंगे, सारे पेंडिंग केसेस और सूट जो बैंकिंग कंपनी ने लगा के रखे थे या बैंकिंग कंपनी के अगेंस्ट है वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो जाएंगे। मतलब कि ये केसेस जो है अबेट नहीं होंगे। और ऑब्वियस सी बात है RBI की रिपोर्ट के बेसिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एक्शन लेती है ना, तो बिफोर एक्वायरिंग द अंडरटेकिंग सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंगर तो देगी देगी। तो देखो एक बार हमने थोड़े टुकड़ों में रिविजन कर लिया, अब हम फटाफट कर लेते हैं कि RBI की रिपोर्ट के बेसिस पे जब सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फेक्शन लेता है, सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाई होता है कि कंपनी ने RBI के डायरेक्शन फॉलो नहीं करे। सेकेंड, कंपनी के जो अफेयर्स है वो डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक डिपॉजिटर, डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ बैंकिंग पॉलिसी। ठीक है, एक नया पॉइंट ये है कि बेटर क्रेडिट प्रोविजन आप दे रहे हो। बस ऐसे केस में क्या है, आप एक्वायर कर लो नोटिफिकेशन से, एक स्कीम के तहत आप एक्वायर करोगे, नोटिफिकेशन पे जो डेट है वो अपॉइंटेड डेट पे एसेट और लायबिलिटी ट्रांसफर हो जाएगी। इनफैक्ट केसेस भी ट्रांसफर हो जाएंगे। पर ऑब्वियस सी बात है कि एक्वायर करने के पहले आप अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंगर भी दोगे। सेकेंड, प्रोविजन रिलेटेड टू रिजर्व फंड ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। देखो डिविडेंड में अपन ने पढ़ा है कि रिजर्व में तो आपको ट्रांसफर करना नहीं करना आपकी इच्छा, पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में अलग है। ठीक है, सो कंपनीज एक्ट से कनेक्ट मत कर लेना, पर कंपनीज एक्ट में भी डिविडेंड में रिजर्व की बात होती है। तो समझो तुमको तो प्रॉफिट रिजर्व में ट्रांसफर करना ही करना है और 20% एटलीस्ट 20%, मतलब नॉट लेस देन 20%, नेट प्रॉफिट का 20% तो करना ही करना है। और नेट प्रॉफिट क्या है, नेट प्रॉफिट किसका, नेट प्रॉफिट डिविडेंड को डिक्लेयर करने से पहले, नेट प्रॉफिट जो है उसका एटलीस्ट 20% आपको ट्रांसफर करना है। अब ये जो 20% है RBI की रिकमेंडेशन पे सेंट्रल गवर्नमेंट इसको वेव भी कर सकता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इम्पावर्ड है कि वो इस रिक्वायरमेंट से एग्जाम भी कर सकता है, पर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ RBI। जब RBI जैसे रिकमेंड करा, देखो 20% तुमको ट्रांसफर कर रहा है, पर अगर RBI ने रिकमेंड करा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की इच्छा पे कि वो वेव भी कर सकता है। ठीक है, पर RBI ने रिकमेंड करा और तो सेंट्रल गवर्नमेंट वेव भी कर सकता है, पर वेव करने से पहले वो दो चीज़ देखेगा। वो क्या देखेगा कि यार वो वेव क्या कर रहा है, वो वेव ये कर रहा है
कि तुम प्रॉफिट में से कुछ पोर्शन रिजर्व में मत डालो, है ना। वेव मतलब क्या, तुम 20% रिजर्व में डालते हो ना, वो वेव कर रहा है, बोल रहा मत डालो। वो कब मना कर सकता है, वो तब मना कर सकता है जब बैंकिंग कंपनी अमीर है, इन द सेंस बैंकिंग कंपनी के पास बहुत कुछ है, तो क्या रिजर्व में डालना अलग से। मतलब पहले वो चेक करेगा कि बैंकिंग कंपनी में इतनी लिक्विडिटी है कि मैं उसको रिजर्व में डालने से रोक सकूँ, या रिजर्व में डालने का मना भी करूँ तो चलेगा। तो कंडीशन में क्या देखेंगे, सबसे पहले कि वेन द अमाउंट इन द रिजर्व फंड एंड द शेयर प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। तो अमाउंट और अमाउंट जो रिजर्व फंड में और शेयर प्रीमियम अकाउंट में जो अमाउंट है वो दोनों को मिला के वो पेड अप कैपिटल या एक से ज़्यादा होना चाहिए, पहली कंडीशन। तो अपन क्या पढ़ रहे हैं कि एक तो एडिक्वेट होना चाहिए तुम्हारी पेड अप कैपिटल, और रिजर्व जो है एक तो एडिक्वेट होना चाहिए, और एक रिजर्व से ही एक पॉइंट आ जाता है कि जो रिजर्व और शेयर प्रीमियम है वो पेड अप कैपिटल या उससे ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये सब होता है तो ऐसे केस में आपको वेव, ऐसे केस में वेव कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर वेव हो गया है, अगर इन द सेंस कि वेव कर दिया है तो ठीक है, ठीक है। अब ऐसा है इसमें एक बात कि आपको सेंस अप्रोप्रिएट तो करना पड़ता है, ठीक है। तो इफ़ अ बैंकिंग कंपनी अप्रोप्रिएट एनी ऑफ द सम टू द फ्रॉम द रिजर्व फंड, इफ़ बैंकिंग कंपनी अप्रोप्रिएट एनी सम फ्रॉम द रिजर्व फंड, इन द सेंस कि जो भी आपने रिजर्व फंड और शेयर प्रीमियम अकाउंट है जो भी है, ठीक है, एक रिजर्व फंड से जो भी रिजर्व फंड से आप जो भी अप्रोप्रिएट करते हो वो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा आरबीआई को 21 दिन के अंदर, एक्सप्लेनिंग द सर्कमस्टेंसेस। तो आपका जो है एक तो रिजर्व फंड और शेयर प्रीमियम अकाउंट पेड अप कैपिटल जैसा ज़्यादा होना चाहिए, और वहाँ से जो कुछ भी निकले, कुछ भी पोर्शन निकलता है, ठीक है, तो वो आपको आरबीआई को रिपोर्ट करना पड़ेगा, वो रिपोर्ट करना पड़ेगा विद इन 20 डेज, और एक्सप्लेन करोगे सर्कमस्टेंस कि आपने उस रिजर्व अकाउंट और शेयर प्रीमियम अकाउंट से किस काम के लिए अप्रोप्रिएट करा। मैं फटाफट इसको बोल देता हूँ, ठीक है, कि आपको 20% जो है नेट प्रॉफिट का 20% आपको रिजर्व में डालना है। ये इससे वेव भी कर सकते हैं, पर आरबीआई के रिकमेंडेशन पे सेंट्रल गवर्नमेंट इसको वेव भी कर सकता है, उसकी कोई ज़रूरी नहीं है, उसकी इच्छा पे तो वो वेव भी कर सकता है, पर हाँ उसको कुछ कंडीशन देखनी पड़ेगी कि पेड अप कैपिटल और रिजर्व जो है वो एडिक्वेट हो, साथ ही साथ रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम मोर देन इक्वल टू पेड अप कैपिटल हो, और जो भी अप्रोप्रिएशन करे एटलीस्ट 21 डेज में उसको आरबीआई को बताना पड़ेगा, ठीक है, और फैक्ट के साथ बताना पड़ेगा। अब वो बोल रहे हैं कि एक्सप्लेन द प्रोविजन रिलेटिंग टू ऑडिट, क्योंकि बैंकिंग कंपनीज का ऑडिट भी होता है ना, भाई बैंकिंग कंपनीज का भी ऑडिट होता है, तो ऑडिट के बारे में जो है कुछ प्रोविजन बता दो, ठीक है। तो बैलेंस शीट और पीएनएल है, सेक्शन 29 के तहत बनते हैं, ठीक है, तो इसका ऑडिट होगा। अब ऑडिटर को अपॉइंट करना, रीअपॉइंट करना, रिमूव करना, बैंकिंग कंपनी को ये सब करने के लिए भी आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये लिखा हुआ है कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर है, अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट या रिमूवल, वो भी इसके लिए भी आरबीआई से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। तो ये बात होगी एक तो नॉर्मल ऑडिट की, कि नॉर्मल ऑडिट में स्टैट्यूटरी ऑर्डर का अपॉइंटमेंट, रिमूवल, रीअपॉइंटमेंट के लिए आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ेगी। अब हम बात करेंगे स्पेशल ऑडिट की। स्पेशल ऑडिट तो ऐसा है कि आरबीआई डायरेक्ट कर देगी स्पेशल ऑडिट के लिए। अब आरबीआई को लगेगा कि अगर जो है बैंकिंग कंपनी के अफेयर्स है वो नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर, या बैंकिंग पॉलिसी के तहत नहीं हो रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे केस में आरबीआई डायरेक्ट कर देगी, ठीक है, और आरबीआई के डायरेक्शन को कंप्लाई करना पड़ेगा ऑडिटर को, तो ऑडिटर शेल कंप्लाई विद द डायरेक्शन ऑफ आरबीआई। तो आरबीआई डायरेक्ट करेगी स्पेशल ऑडिट के लिए, आरबीआई जो है ऑडिटर को भी बोल देगी, ठीक है, तो डायरेक्ट करेगी स्पेशल ऑडिट बैंकिंग कंपनी के लिए, और वो ऑडिटर को भी बोल देगी, ऑडिटर उस डायरेक्शन से अकॉर्डिंग ऑडिट करेगा और रिपोर्ट सबमिट कर देगा आरबीआई को और बैंक को, और ऑडिटर को 143 के कंपनीज एक्ट के सारे पावर से, ठीक है, एक्सरसाइज कर सकता है वो सारे फंक्शंस। अब जो स्पेशल ऑडिट है वो किसी पर्टिकुलर सच पीरियड का भी हो सकता है, वो सच ट्रांजैक्शन का भी हो सकता है, ठीक है, तो सच पीरियड का भी हो सकता है, सच ट्रांजैक्शन का भी हो सकता है, मतलब ट्रांजैक्शन वाइज भी ऑडिट हो सकता है और पीरियड का भी हो सकता है, क्योंकि स्पेशल ऑडिट है। अब आरबीआई जो है वही ऑडिटर को अपॉइंट करेगा, तो या तो वो उसी ऑर्डर से अपॉइंट करते हैं या तो वो सेपरेट ऑर्डर से ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं, पर जो भी है। अब देखो इसका जो खर्चा होता है ना, ये खर्चा अभी अपन नॉर्मल तरीका क्या होता है कि आरबीआई बेयर करती है, ऐसा नहीं है, यहाँ पे नहीं है, ये नॉर्मल तरीके से हट के इधर बैंकिंग कंपनी बेयर करती है। जीएसटी में यही जो है जीएसटी डिपार्टमेंट कमिश्नर बेयर करता है, पर जो है इधर जो है स्पेशल ऑडिट हो रहा है, तो स्पेशल ऑडिट में जो है बैंकिंग कंपनी बेयर करेगी। अब एक चीज़ ये भी है कि अपन ने एक तो पहले ऑडिटर की बात करी, स्टैट ऑडिटर की बात करी कि अपॉइंटमेंट, रिमूवल, रीअपॉइंटमेंट के लिए आरबीआई से परमिशन चाहिए। स्पेशल ऑडिट की बात कर ली कि कभी लग रहा है आरबीआई को कि ये डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर, या डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ बैंकिंग पॉलिसी हो रहा है, ऐसा बैंकिंग कंपनी के इंटरेस्ट में बैंक वर्क नहीं कर रही है, ठीक है, तो बैंकिंग कंपनी को डायरेक्ट कर देगा कि आपका स्पेशल ऑडिट होगा वो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन या पर्टिकुलर पीरियड का, इसके खर्चे जो है बैंकिंग कंपनी बियर करेगी। अब ऑडिटर उसके डायरेक्शन पे तो ऑडिट करेगा। अब वो अपने ऑडिट रिपोर्ट में 4 डिस्क्लोजर देगा। 4 डिस्क्लोजर का निमोनिक है ट्रिप। ट्रिप का मतलब क्या होता है? ऑडिट रिपोर्ट में 4 मैटर्स के बारे में डिस्क्लोज करेगा। सबसे पहले टी से ट्रिप कि ट्रांजैक्शन जो बैंक के अंदर ट्रांजैक्शन है वो क्या विद इन द पावर्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ठीक है।
तो ट्रांजेक्शन विद इन पावर्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। आर, जो रिटर्न रिसीव हो रहा है ब्रांच ऑफिस से, क्योंकि ब्रांच बैंक की ब्रांचेस भी होती है ना, तो रिटर्न जो ब्रांच ऑफिस से रिसीव हो रहे हैं वो एडिक्वेट है कि नहीं है। आई, जो इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन है वो सेटिस्फैक्ट्री मिल रही कि नहीं मिल रही बैंक से। और पी, जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो ट्रू एंड फेयर पिक्चर शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और अदर मैटर जो उसको जो है शेयर होल्डर के नोटिस में लेकर आना है तो शेयर होल्डर के नोटिस में ला सकता है। पर ये चार चीज़ें तो बताएगा कि जो ट्रांजेक्शन है वो पावर्स के तहत हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। आर से रिटर्न्स जो है वो एडिक्वेट रिसीव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन एडिक्वेटली रिसीव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, एडिक्वेटली बैंकिंग कंपनी से रिसीव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। और पी से P&L जो है वो ट्रू एंड फेयर पिक्चर शो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो ट्रू बैलेंस शो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो इस पे तो अपने ऑडिट रिपोर्ट देगा ही देगा। तो उसके एडिशन में ऑडिटर आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू ऑडिट एंड सर्टिफाई द स्टेटमेंट ऑफ एडवांसेस। तो ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिट करेगा एंड सर्टिफाई, मतलब वो ले दे के सर्टिफाई करेगा स्टेटमेंट ऑफ एडवांसेस एज प्रिपेयर्ड। तो जो भी ये स्टेटमेंट ऑफ एडवांसेस जो है बनाए गए होंगे प्रूडेंशियल और प्रूडेंशियल अकाउंटिंग नॉर्म्स के तहत, ठीक है। तो इस प्रूडेंशियल अकाउंटिंग नॉर्म्स के तहत जो भी स्टेटमेंट ऑफ एडवांसेस बने हैं उसको ऑडिट करके सर्टिफाई कर देगा। और जो है सर्टिफाई रिक्वायर्ड टू सर्टिफाई सम अदर रिटर्न्स, और कुछ अदर रिटर्न्स भी है वो अदर रिटर्न्स भी सर्टिफाई करने पड़ेंगे। तो एक तो स्टेटमेंट ऑफ एडवांसेस है, और कुछ जैसे कि रिटर्न्स कौन से होते हैं कि गवर्नमेंट सब्सिडी का आपने प्रॉपर्ली यूटिलाइजेशन करा है कि नहीं करा है। पेमेंट ऑफ प्रीमियम, डिपॉजिट इंश्योरेंस जैसे रहता है, डिपॉजिट इंश्योरेंस करवाते हैं तो पेमेंट ऑफ प्रीमियम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। LFAR के रिस्पेक्ट में कुछ अदर इसको सर्टिफाई करना पड़ता है, रिटर्न्स भी सर्टिफाई करने पड़ते हैं। तो अपने से पूछा क्या था ऑडिट के रिस्पेक्ट में, तो अपन ने सिंपल ऑडिट की बात कर ली थी जो रेगुलर ऑडिट था, एक स्पेशल ऑडिट की बात कर ली थी, ठीक है। और ऑडिट के बाद ट्रिप के बाद कुछ सर्टिफिकेट्स की भी बात करी कि भैया ये सर्टिफिकेट भी हमको देने पड़ता है। ये सर्टिफिकेट में भी अपन ने स्टेटमेंट ऑफ एडवांसेस पढ़ा था और जो है यूटिलाइजेशन ऑफ सब्सिडी, इन सब की बातें अपन ने करी। अब तुमने ऑडिट कर लिया तो बैलेंस शीट, P&L और ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है, ये अब जाएगी रजिस्ट्रार को और RBI को। तो बैलेंस शीट P&L अलॉन्ग विद ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है, 3 कॉपीज़ में RBI को सबमिट होगी 3 महीने के अंदर, पीरियड एंड होने के 3 महीने के अंदर। और ये 3 महीने को RBI एक्सटेंड भी कर सकता है 3 महीने तक के लिए। और जो है 3 कॉपीज़ जो है अकाउंट्स बैलेंस शीट की, ऑडिट रिपोर्ट की, बैंकिंग कंपनी ROC को भी भेजेगी, ठीक है। एट द सेम टाइम जब आप RBI को सेंड कर रहे हो तो ROC को भी आप सेंड करोगे, ठीक है। तो अपन ने पढ़ लिया रेगुलर ऑडिट का, अपन ने स्पेशल ऑडिट का पढ़ लिया, अपन ने उसके अंदर डिस्क्लोजर पढ़ लिया, साथ ही साथ अपन ने सर्टिफिकेट्स पढ़ लिए थे। अब देखो इसमें एक पॉइंट ये भी है कि पावर ऑफ RBI टू इंस्पेक्ट द बैंक्स, कि RBI के पास पावर है कि वो बैंक को इंस्पेक्ट भी कर सकता है, राइट। तो ऐसा है कि RBI इज़ एम्पावर्ड कि वो इंस्पेक्शन भी कर सकता है, डायरेक्शन भी दे सकता है, बैंक को कंप्लाई करना पड़ेगा डायरेक्शन। और इंस्पेक्शन करते टाइम डायरेक्टर और अदर ऑफिसर जो है उनको सारे बुक्स भी सबमिट करनी पड़ेगी, ठीक है। और एग्जामिन कर सकते हैं ऑन ओथ, ठीक है, ये सब भी है। तो देखो क्या बोला है कि RBI जो है ऑफिसर को अपॉइंट करके इंस्पेक्शन करवा सकता है। RBI इंस्पेक्ट करेगा ना तो ऑफिसर को अपॉइंट करके इंस्पेक्शन करवा सकता है, इंस्पेक्ट करेगा, स्क्रूटनी करेगा। और जो बैंकिंग कंपनी है उसकी ड्यूटी है कि आपको सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करना, ठीक है। तो ये जो RBI है ना वो सुओ मोटो भी कर सकता है और सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्शन पे भी करता है, ठीक है। तो अब RBI जो है, अब इंस्पेक्शन करा RBI ने तो RBI सप्लाई करेगा, क्या सप्लाई करेगा, एक इंस्पेक्शन की रिपोर्ट, वो सप्लाई करेगा इंस्पेक्शन की रिपोर्ट, पहले बैंक को करेगा इंस्पेक्शन रिपोर्ट की कॉपी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी करेगा अगर जो है RBI का इंस्पेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्शन पे हुआ है। तो ऐसे केस में तो RBI सेंट्रल गवर्नमेंट को भी देगा, पर जब सुओ मोटो होता है तो RBI के ऑप्शन पे है कि उसको भी रिपोर्ट देनी है कि नहीं देनी है। फिर क्या लिखा हुआ है कि RBI सबमिट करता है रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को एंड लेटर ऑन स्क्रूटनी, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट स्क्रूटनी करता है। अभी इंस्पेक्शन की रिपोर्ट RBI ने सेंट्रल गवर्नमेंट को दी, अब सेंट्रल गवर्नमेंट स्क्रूटनी करेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट के ओपिनियन में है कि जो मैटर्स है जो है डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, कि जो बैंकिंग के अफेयर्स है वो डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक है, ठीक है, तो वो अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग हर्ट देगा। तो आफ्टर अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग हर्ट वो ऑर्डर कर सकता है, क्या ऑर्डर कर सकता है बैंकिंग कंपनी को कि भाई तू फ्रेश डिपॉजिट तो रिसीव नहीं कर सकता। और RBI और ठीक है, और RBI को डायरेक्ट कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट RBI को डायरेक्ट कर सकता है कि इस पर सेक्शन 38 लगा दो वाइंडिंग अप का। मतलब तुमने रिपोर्ट भेजी सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर इंक्वायरी करेगा, उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग हर्ट भी देगा। उसके बाद में अगर वो सेटिस्फाई हो रहा है, उसका एक ओपिनियन क्रिएट हो रहा है कि जो मैटर्स है वो तो डेट्रीमेंटल ही हो रहे हैं, तो वो तो पहले तो फ्रेश डिपॉजिट लेने से मना कर देगा, ठीक है। या तो वो ऑर्डर भी दे सकता है राइटिंग में, बोलेगा RBI को कि भैया वाइंडिंग अप की प्रोसीजर इस पर लगाओ, प्रोहिबिट द बैंक फ्रॉम रिसीविंग फ्रेश डिपॉजिट, और डायरेक्ट कर सकता है RBI को कि टू अप्लाई सेक्शन 38। अब देखो
गोपी जो है बैंक का डायरेक्टर है और आरबीआई ने टर्मिनेट करा है वो डायरेक्टर को टर्मिनेट करा, और टर्मिनेट किया इस ग्राउंड पे कि जो कंडक्ट हो रहा है वो डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी है। तो क्या आरबीआई कैन डू सो अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट? ठीक है, अब आरबीआई के एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है। ऑब्वियस सी बात है कि भैया वो टर्मिनेट हो गया था, एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है। तो देखो, अगर आरबीआई को लग रहा है कि अफेयर्स है वो डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक है, डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ पॉलिसी है, बैंकिंग पॉलिसी है, डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर है, ठीक है, तो ऐसे केस में वो रीजंस रिकॉर्ड करता है, क्योंकि उसको लग रहा है ना कि डेट्रीमेंटल है, तो रीजंस रिकॉर्ड करता है और टर्मिनेट कर देगा। पर टर्मिनेट करने से पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ इंगट भी देगा, ऐसा नहीं कि टर्मिनेट कर देगा डायरेक्टली, अपॉर्चुनिटी ऑफ इंगट भी देगा। अब वो सामने वाला पर्सन जो है वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। बात यह है कि टर्मिनेट वो किसी को भी कर सकता है बैंकिंग में, इनफैक्ट ऑफिसर और एम्प्लॉय को भी टर्मिनेट कर सकता है, वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा 5 साल के लिए। इस टर्मिनेशन ऑर्डर पे तुमको अपील करनी तो अपील करो, पर ये अपील किसको जाएगी? आरबीआई के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगी। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को अपील जाएगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट की अपील आपके फेवर में भी हो सकती है, आपके अगेंस्ट में भी हो सकती है। तो कभी अगेंस्ट में हो इन द सेंस कि सेंट्रल गवर्नमेंट को लग रहा है कि आरबीआई सही है, तो ऐसे केस में तो आपको वेकेट ही करना पड़ेगा। अब वेकेट करोगे तो वैकेंसी क्रिएट होगी, तो एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर देना, ठीक है। उस डायरेक्टर को अपॉइंट करना कि जो है उस डायरेक्टर को अपॉइंट करना 3 साल के लिए अपॉइंट करना, वो विच कैन बी फर्दर एक्सटेंड टू 3 ईयर। जो पर्सन इंकर नहीं करता हो कोई से भी ऑब्लिगेशन और इन रिस्पेक्ट ऑफ बैंकिंग कंपनी, कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं हो उसकी तरफ से, तो देखो रिमूव कर सकते हैं। 36AA में क्या बोलते हैं कि वो चेयरमैन, डायरेक्टर, सीईओ, अदर ऑफिशियल में तो सभी आ गया कवर, किसी एम्प्लॉय को भी कर सकता है, ठीक है, अगर उसको डिज़ायरेबल लग रहा है। आरबीआई इज ऑफ ओपिनियन कि वो डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर है, ठीक है, डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ मैनेजमेंट है, ठीक है, सिक्योरिंग प्रॉपर मैनेजमेंट। इसमें एक नया पॉइंट आया कि फॉर सिक्योरिंग प्रॉपर मैनेजमेंट, एक प्रॉपर मैनेजमेंट को सिक्योर करने के लिए, पर उस टर्मिनेशन से पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ भिंगट देंगे, ठीक है। देखो एक चीज़ याद रखना कि जो है सिक्योर प्रॉपर मैनेजमेंट की, प्रॉपर मैनेजमेंट को भी सिक्योर करने के लिए फालतू के डायरेक्टर को हटा सकते हैं, एक प्रॉपर मैनेजमेंट को सिक्योर करने के लिए अपॉर्चुनिटी ऑफ भिंगट देंगे। आप अपील कर सकते हो सेंट्रल गवर्नमेंट को 30 दिन के अंदर। डिसीजन जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है वो क्वेश्चन में नहीं है, क्वेश्चन नहीं करा जाएगा उस डिसीजन को। इन केस ऑर्डर इज इशू परसुएंट टू दिस सेक्शन, द कंसर्न पर्सन शैल सीज। ऑर्डर इशू हो गया, कंसर्न पर्सन तो अपना ऑफिस छोड़ ही देगा, ठीक है, फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग, मतलब कि 5 साल तक वो अपना ऑफिस होल्ड करेगा, सीज टू होल्ड होगा, ठीक है। अब कॉन्ट्रावेंशन ऑफ अदर प्रोविजन शैल बी पनिशेबल विद द फाइन विच में बी एक्सटेंड टू 250 पर डे। अभी जो ऑर्डर है ये वैलिड होगा नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर, 3 साल तक वैलिड होगा, फर्दर ईयर 3 साल तक वो एक्सटेंड कर सकते हैं। ये हो गया अपना डायरेक्टर के रिस्पेक्ट में। अब डायरेक्टर जो है एडिशनल डायरेक्टर को भी, बैंकिंग कंपनी एडिशनल डायरेक्टर को भी अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट ऑफ बैंक के लिए, द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर। सच एडिशनल डायरेक्टर वो होल्ड करेगा ऑफिस, वो 3 साल तक कर सकते हैं, नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर, 3 साल तक कर सकता है, फर्दर पीरियड 3 साल तक, नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर। तो एक चीज़ मैं वो करेक्ट करनी थी, मैंने ये बोला था कि वैकेंसी क्रिएट हो तब तो एडिशनल डायरेक्टर हो ही सकता है, पर कभी वैकेंसी नहीं भी हो तो भी एडिशनल डायरेक्टर कर सकता है, ठीक है ना, बेटर मैनेजमेंट के लिए, प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए, टू सिक्योर द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर पब्लिक, जो भी है आप कर सकते हैं एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर WDVD लिमिटेड बैंकिंग कंपनी जो इनकॉर्पोरेट है इंडिया में, ठीक है, अकाउंटिंग ईयर जो है इसका एंड हो रहा है 31/3/10 को। उसने ट्रांसफ़र करे 15% ऑफ नेट प्रॉफिट टू रिजर्व फंड। अच्छा, 15% ट्रांसफ़र किया, शेयर होल्डर ऑब्जेक्ट कर रहे थे कि ये तो वायलेटिव है, तो कंटेंशन ऑफ शेयर होल्डर टेनेबल है क्या? हाँ टेनेबल है, क्योंकि 20% ट्रांसफ़र करना है। क्या आपका आंसर तब भी सेम ही रहेगा? अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 30% ट्रांसफ़र करता है तब आंसर सेम नहीं रहेगा, क्योंकि 20% करना था, 30% करा है, चलेगा। तो देखो कंटेंशन ऑफ शेयर होल्डर तो टेनेबल है, ठीक है, क्योंकि लोअर देन द स्टैच्यूटरी लिमिट है। और सेकंड केस क्या है कि कंटेंशन ऑफ शेयर होल्डर तब टेनेबल नहीं रहेगा अगर आपने 20% से ज़्यादा का करा है तो। अब एक ये भी समझना पड़ेगा कि 20% से भी कम भी कर सकते हैं, उस पर अपन ने क्वेश्चन कर चुके हैं कि 20% से कब करेंगे, ठीक है। तो 20% से कम कब होगा यार? ऑब्वियसली बात है, 20% से कम जो है आरबीआई रिकमेंड करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट वेव कर सकता है 20% का, ठीक है, वो वेव कर सकता है, ठीक है। अब वेव कर सकता है तो वो देखेगा ना, क्या देखेगा, वो 2 कंडीशन देखेगा कि सबसे पहले तो तुम्हारा पेड अप कैपिटल रिजर्व एडिक्वेट होना चाहिए, साथ ही साथ जो रिजर्व फंड और शेयर प्रीमियम है वो एटलीस्ट इक्वल होना चाहिए पेड अप शेयर कैपिटल से। वो जो भी अप्रोप्रिएशन हो रहा है रिजर्व फंड से और सिक्योरिटी प्रीमियम से, ठीक है, शेयर प्रीमियम से, वो आरबीआई वो जो भी अप्रोप्रिएशन मतलब कि अप्रोप्रिएट एनी सम, वहाँ से जो भी अप्रोप्रिएट हो रहा है, वहाँ से जो भी पैसे निकल रहे हैं वो आरबीआई को रिपोर्ट करो कि किस किस कारण से निकल रहे हैं 21 डेज़ में, और एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंसेस कि किस कारण से हम उधर से वहाँ से पैसा निकाल रहे हैं।
अब देखो आया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्वायर कराया बैंकिंग कंपनी को स्कीम ऑफ एक्विजिशन के तहत, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम अदर मैटर प्रोवाइडेड फॉर द क्वांटम ऑफ कंपनसेशन पेबल टू द शेयर होल्डर ऑफ द एक्वायरमेंट। सम शेयर होल्डर वो सेटिस्फाइड नहीं थे कंपनसेशन से, तो क्या उनको कोई रेमेडी है क्या? अब देखो तुमने एक्वायर करा था 36 AE में, अब कंपनसेशन भी पे होगा उस पर। अब कंपनसेशन पे होगा तो भैया कंपनसेशन सेंट्रल गवर्नमेंट पे करेगा, RBI से कंसल्ट करके ही पे करेगा तुमको। अगर वो कंपनसेशन जो पे होगा वो 5th शेड्यूल के हिसाब से होगा। अगर आप देखोगे तो कंपनसेशन जो है 5th शेड्यूल के हिसाब से होगा। तो सबसे पहले कंपनसेशन शेयर होल्डर को पे हो रहा है 36 AE में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक्वायर करता है, ठीक है। अब जो है उस स्कीम में कंपनसेशन पेबल की बात होती है। अब कंपनसेशन पे किया है, शेयर होल्डर अगर एग्रीड है तो शेयर होल्डर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को बोल सकते हैं, ठीक है। पर अगर जो है एटलीस्ट 25% ऑफ शेयर होल्डर, मतलब कि अगर कंप्लेंट जो है एग्रीड शेयर होल्डर ने रिक्वेस्ट करी सेंट्रल गवर्नमेंट को कि सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ये जो मैटर है ना कंपनसेशन का, आप वो रेफर कर दो ट्रिब्यूनल को, तो ऐसे केस में कम से कम इतने शेयर होल्डर तो होने ही चाहिए। तो कितने शेयर होल्डर? एटलीस्ट 1/4 ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर होने चाहिए जो होल्ड कर रहे हैं एटलीस्ट 1/4 ऑफ पेड अप कैपिटल। तो 1/4 ऑफ टोटल नंबर ऑफ बैंक जो होल्ड कर रहे हैं एटलीस्ट 1/4 ऑफ पेड अप कैपिटल, 1/4 ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर जो होल्ड कर रहे हैं एटलीस्ट 1/4 टोटल नंबर ऑफ टोटल पेड अप कैपिटल, ठीक है। तो दोनों क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए। तो अगर वो इतने लोग जो है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को करना ही पड़ेगा, ट्रिब्यूनल को ही मैटर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैटर ट्रिब्यूनल के पास तो तब तो जाएगा ही जाएगा। कब जाएगा? जब 25% ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर, 1/4 ऑफ जो, ठीक है, 1/4 ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर जो होल्ड कर रहे हैं 1/4 ऑफ टोटल पेड अप कैपिटल, इतने लोगों ने अगर कंप्लेंट करी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो ट्रिब्यूनल को भेजेगी ही भेजेगी। इससे कम करी तो सेंट्रल गवर्नमेंट की इच्छा पे। चलो अगला क्वेश्चन, वेरियस कंप्लेंट हैव बीन मेड अगेंस्ट द एक्टिविटीज़ ऑफ कोऑपरेटिव बैंकिंग कंपनी। तो भाई बहुत सारी कंप्लेंट आ रही है अगेंस्ट द एक्टिविटीज ऑफ कोऑपरेटिव बैंकिंग कंपनी टू द इफेक्ट दैट इफ़ अनचेक, अगर इसको अनचेक करा तो शेयर होल्डर, डिपॉजिटर और अदर्स ना वो सफ़र करेंगे हैवीली। इससे बेटर है कि चेक कर लो, क्योंकि तुमने चेक नहीं करा ना, तो शेयर होल्डर, डिपॉजिटर और अदर्स है ना वो हैवीली सफ़र होंगे। तो ऐसे केस में एंड कंप्लेनेंट्स रिक्वेस्टेड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, वो कंप्लेनेंट ने रिक्वेस्ट करी कि आप डायरेक्टर अपॉइंट करो, ठीक है। अब डिस्कस विद द रिजर्व बैंक, डिस्कस वेदर रिजर्व बैंक के पास पावर है कि वो इंस्पेक्ट कर सकता है रिकॉर्ड्स को कोऑपरेटिव बैंक के, वो ट्रूथ को एसर्टेन करने के लिए, क्योंकि कंप्लेंट आई है ना, तो रिजर्व बैंक क्या खुद कर सकता है क्या? ट्रूथ को एसर्टेन कर सकता है क्या? इंस्पेक्ट कर सकता है क्या रिकॉर्ड्स को? तो ठीक है, रिजर्व बैंक इम्पावर्ड है तो वो इंस्पेक्शन तो कर सकता है, ठीक है, बैंक को। तो रिजर्व बैंक को इंस्पेक्ट कर सकता है, साथ ही साथ डायरेक्शन भी दे सकता है, और सारी बैंक को कंप्लाई भी करना पड़ेगा, साथ ही साथ बैंक को तो प्रोड्यूस भी करने पड़ेंगे सारे बुक्स ऑफ अकाउंट जो भी है, और डायरेक्टर पर्सन को इन सबको एग्जामिन भी कर सकते हैं ओथ पे। अब ये पूरा इंस्पेक्शन तो हो गया। अब इंस्पेक्शन करने के बाद कॉपी तो बैंकिंग कंपनी को जाएगी, उसका इंस्पेक्शन किया तो कॉपी तो जाएगी, तो शेल सप्लाई द बैंक कॉपी ऑफ सच रिपोर्ट। RBI सबमिट भी करेगा रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट स्क्रूटनी करेगी लेटर ऑन स्क्रूटनी, अगर उसको लग रहा है कि जो बैंक है उसके तो जो कंडक्ट करेगी डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक जो भी है, तो उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग कर देगी, ठीक है। बैंक इज ऑफ ओपिनियन, सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑफ ओपिनियन दैट बैंक के अफेयर्स है वो डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर है, तो इट में आफ्टर गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगी, ठीक है। और अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देने के बाद वो राइटिंग में ऑर्डर दे देगा कि क्या, पहला ऑर्डर, बैंक फ्रेश डिपॉजिट रिसीव नहीं कर सकता, तो राइटिंग में, ठीक है, इट में ऑर्डर इन राइटिंग में ऑर्डर करके प्रोहिबिट कर सकता है। तो वो प्रोहिबिट कर सकता है बैंक को फ्रेश डिपॉजिट लेने से, डायरेक्ट कर सकता है RBI को कि आप सेक्शन 38 अप्लाई कर दो फॉर बाइंडिंग अप, ठीक है। तो ये तो अपन ने इस क्वेश्चन का आंसर दिया कि क्या RBI के पास पावर है रिकॉर्ड्स को इंस्पेक्ट करने का, तो अपन ने सेक्शन 35 लिया और इंस्पेक्शन की पूरी बात कर ली। पर एक क्वेश्चन ये था कि कंप्लेनेंट ने रिक्वेस्ट करा कि आप एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करो, तो हाँ डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं, द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। कोई जो डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हैं ना, तो वो 3 साल तक होल्ड करेगा ऑफिस, जिसको फर्दर 3 साल तक एक्सटेंड कर सकते हैं। फिर है कि रिजर्व बैंक ने सर्टन डायरेक्टिव इशू करे थे बैंकिंग कंपनी को, कंपनी डू नॉट केयर टू एक्ट, भैया ध्यान ही नहीं दिया, ये फैक्ट पता चल गया गवर्नमेंट को, और ऑफिशियल देयरफॉर डिजायर कि एक्सरसाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट पावर टू एक्वायर ही करते हैं डायरेक्ट, ठीक है। एग्जामिन द प्रोविजंस, वो 36A की पूरी बात कर दी इन्होंने, ठीक है।
तो ऑल्सो स्टेट द मैटर्स दैट मे बी इनकॉर्पोरेटेड, कि कौन कौन से मैटर जो है जब आप एक्वायर करोगे तो एक स्कीम के तहत करोगे तो एक स्कीम में कौन कौन से मैटर होते हैं, तो वो मैटर एक बार अपन पढ़ लेते हैं। तो उसमें स्कीम में मैटर क्या होता है, जैसे असेट एंड लायबिलिटी ट्रांसफर हो रही है एक्वायर्ड बैंक की, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्स्ट बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट एंड इंसिडेंटल मैटर, सर्विस कंडीशन ऑफ एम्प्लॉय, तो ट्रांसफर ऑफ असेट एंड लायबिलिटी, फर्स्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्स्ट बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट, सर्विस कंडीशन एम्प्लॉय की, ठीक है, वो क्या रहेगी सर्विस कंडीशन, कंपनसेशन कितना पेबल होगा, ठीक है, कंपनसेशन कितना पेबल होगा। फिर जो है क्या है कि मिस्टर जमेश्वर जो है वो मैनेजर जैसा वर्क कर रहा है बैंकिंग कंपनी में, आरबीआई ने जमेश्वर को रिमूव कर दिया ऑन द ग्राउंड, मैनेजर को रिमूव कर दिया कि उसका जो कंडक्ट है डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर है, कि क्या वो रिमूव कर सकता है क्या, हाँ भैया तो रिमूव कर सकता है, पर रिमूव करने से पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दे देना। वो अब उसको टू टर्मिनेट कर रहा है, तो अब ऐसे टर्मिनेशन पे कंपनसेशन पेबल नहीं है। सोचो कंपनसेशन तब तुमको पेबल होगा जब एक्विजिशन होगा, ये टर्मिनेशन पे कंपनसेशन पेबल नहीं है, और टर्मिनेशन से पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड तो देंगे ही देंगे। रेमेडी क्या है अगेंस्ट द रिमूवल, रेमेडी ये है कि तू 30 दिन में अपील कर दे, ठीक है, यही है रेमेडी। तो इम्पोर्टेंट क्या है, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग कर देंगे, ही कैन मेक अपील, ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट का अपील क्वेश्चन में नहीं आएगा। अगला, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है न्यूली इनकॉर्पोरेटेड बैंकिंग कंपनी नहीं बनी है, रिक्वायर्ड टू फाइल अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट, तो एडवाइस करो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिलेटिंग टू प्रेपरेशन साइनिंग एंड फाइलिंग। तो भाई देखो बैलेंस शीट प्रिपेयर करने की बात है ना, तो जो तुम प्रिपेयर कर रहे हो वो प्रिपेयर तो तुम शेड्यूल 3 के हिसाब से करोगे, वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से होगा प्रिपेयर, है ना। तो देखो आपको जो प्रिपेयर करना है, तो एवरी बैंकिंग कंपनी जो इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड है, तो इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजेक्टेड थ्रू ब्रांचेस इन इंडिया, उनको बैलेंस शीट पीएनएल बनाना पड़ेगा लास्ट वर्किंग डे ऑफ अकाउंटिंग ईयर और थर्ड शेड्यूल ऑफ द एक्ट के तहत जो की बोला गया था, और लास्ट वर्किंग डे ऑफ अकाउंटिंग ईयर पे बनाना है। तो ये बैंकिंग कंपनी इन इंडिया की बात कर रहे हैं, ठीक है, इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया और सारे बिजनेस ट्रांजेक्टेड बाय इट एंड थ्रू ब्रांचेस इन इंडिया, ब्रांचेस, ठीक है, इंडियन ब्रांचेस से जो भी बिजनेस हो रहा है, ठीक है, थर्ड शेड्यूल के हिसाब से बता दे रहा है। ये हो गया प्रिपरेशन की बात हो गई। साइनिंग की बात करें तो भैया अगर बैंकिंग कंपनी इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड है, ठीक है, तो वो चेयरमैन या मैनेजिंग डायरेक्टर, CMD, हाँ, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर और एटलीस्ट 3 डायरेक्टर, ठीक है। पर अगर बैंकिंग कंपनी में 3 डायरेक्टर नहीं है तो जितने भी डायरेक्टर है सबसे साइन करवा लो। पर अगर बैंकिंग कंपनी आउटसाइड इंडिया है तो ऐसे केस में जो है प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ अ कंपनी उसको साइन करता है। तो अपन ने पढ़ लिया थर्ड शेड्यूल के हिसाब से बनता है, लास्ट वर्किंग डे पे बनता है, और चेयरपर्सन MD में से कोई एक साइन करेगा, और एटलीस्ट 3 डायरेक्टर साइन करेंगे, और इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया तो प्रिंसिपल ऑफिसर साइन करेगा, ठीक है। अब फाइलिंग सबमिशन जो है तो आप ऑडिट रिपोर्ट के साथ अलॉन्ग विद ऑडिट रिपोर्ट आप सबमिट करोगे 3 कॉपी में RBI को, 3 कॉपी में रजिस्ट्रार को भी सबमिट करोगे, एट द सेम टाइम रजिस्ट्रार को भी सबमिट करोगे, और 3 कॉपीज जो है आप RBI को भी सबमिट करोगे। तो फ्रॉम द एंड ऑफ पीरियड तो वो जो पीरियड मतलब ऑडिट जब खत्म होगा उसके 30 दिन के अंदर, उसके 3 महीने के अंदर, सॉरी ऑडिट जब ओवर हो जाएगा उसके 3 महीने फ्रॉम द एंड ऑफ द पीरियड, वो एंड ऑफ द पीरियड मतलब कि ये जो अकाउंटिंग पीरियड है वो एंड होने के 3 महीने के अंदर। चलो अगले का क्वेश्चन है कि फिनेंशियल इरेगुलरिटी के कारण जो अफेयर्स है ना वो बैड से बर्स्ट चले गए, ये फैक्ट RBI की नोटिस में है। क्या RBI बैंक को इंस्पेक्ट कर सकता है? तो हाँ, सेक्शन 35 के तहत इंस्पेक्ट कर सकता है। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शन दे सकती है इस मैटर में? फिर एक चीज़ ये है कि पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू गिव डायरेक्शन इन दिस मैटर। तो अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट भी डायरेक्शन तो दे सकता है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी पावर है कि वो डायरेक्ट कर सकता है, ठीक है। इन दिस मैटर, इस मैटर में क्या डायरेक्शन दे सकता है? तो RBI तो इंस्पेक्ट कर ही सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी पावर है कि डायरेक्ट कर सकता है सेक्शन 35 के अंदर, ठीक है। और RBI रिपोर्ट वो तो सबमिट करेगा ही करेगा। फिर जो है वही है कि वो RBI जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट भी देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्वायर करेगा, उसको लग रहा है कि डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर है तो वो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड तो देगा, और फिर जो है वो कंपनी को मना कर देगा, ठीक है। आफ्टर गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मे बाय ऑर्डर वो प्रोहिबिट कर सकता है बैंक को कि आप फ्रेश डिपॉजिट जो है, ठीक है, फ्रेश डिपॉजिट जो है रिसीव नहीं कर सकते, और RBI को डायरेक्ट कर देगा कि आप वाइंडिंग अप की प्रोसीडिंग इस बैंक के रिस्पेक्ट में चालू कर दो। फिर वो ये रेफरिंग टू द प्रोविजंस ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन है, एग्जाम द वैलिडिटी जो अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट अलॉन्ग विद ऑडिट रिपोर्ट फाइल्ड विद RBI आफ्टर 9 मंथ।
फ्रॉम द एंड ऑफ पीरियड, तो भैया 9 मंथ क्यों, 3 मंथ है, और विच कैन बी फर्दर एक्सटेंड टू 3 मंथ, 9 मंथ तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो इन द गिवन क्वेश्चन, ठीक है, वो वैलिड नहीं है, आफ्टर 9 मंथ तो बिल्कुल वैलिड नहीं है। दूसरा, जो ट्रिनिटी बैंक लिमिटेड ने एक्वायर करा है बिल्डिंग फ्रॉम ABC कॉलेज से बिल्डिंग एक्वायर करी है, क्योंकि वो टर्म लोन डिस्चार्ज नहीं कर रहा था, तो ABC कॉलेज से बिल्डिंग एक्वायर कर रही फॉर डिस्चार्जिंग टर्म लोन। अब बिल्डिंग को जो है सिक्योरिटी जैसे गिरवी रख दिया। ओके, ट्रिनिटी 1 सेकेंड वापस मैं बोल रहा हूँ, ट्रिनिटी बैंक लिमिटेड ने एक्वायर करा है बिल्डिंग को ABC कॉलेज से फॉर डिस्चार्जिंग टर्म लोन। अब बैंक द बिल्डिंग हैज़ बीन मॉर्गेज एज सिक्योरिटी, वो सिक्योर्ड लोन था ना, तो बिल्डिंग गिरवी पे रखी थी, तो वो कॉलेज तो है वो रीपे नहीं कर पा रही लोन को, तो उसने बिल्डिंग को रिटेन कर लिया बैंक ने और लेट आउट कर दिया। अब देखो ये बिल्डिंग जो है ये इमूवेबल प्रॉपर्टी कंपनी ने अपने लिए नहीं ली, उसने उसको लेट आउट कर दिया, तो लेट आउट कर दिया, तो अब लेट आउट कर दिया है तो भाई फिर भी तो 7 साल तक की उसको ऐसा कर सकता है, विच में एक्सटेंड टू फर्दर मोर 5 ईयर्स, पर उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। तो क्या बोला है कि एक सेक्शन 6 में एक लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ दी है जो बैंकिंग कंपनी में इंगेज इन एडिशन, कि तू बिजनेस के साथ साथ बैंकिंग के बिजनेस के साथ साथ ये भी एक्टिविटीज़ कर सकता है। तो क्या ये प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकता है क्या, तो हाँ ये प्रॉपर्टी को भी एक्वायर कर सकता है, ठीक है। तो वही लिखा है एक्वायरिंग और होल्डिंग और डीलिंग इन द प्रॉपर्टी, ठीक है, और एनी राइट टाइटल इंटरेस्ट इन सच प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी में डील करो, या RTI राइट टाइटल इंटरेस्ट इन सच प्रॉपर्टी, ठीक है, विच मे फॉर्म पार्ट ऑफ सिक्योरिटी, जो सिक्योरिटी का पार्ट है, ठीक है। तो क्या है इंपॉर्टेंट ये है कि वो प्रॉपर्टी में भी डील कर सकता है, वो प्रॉपर्टी को उसको भी वो होल्ड कर सकता है, बाय कर सकता है, सेल कर सकता है, डील कर सकता है प्रॉपर्टी में, वो प्रॉपर्टी शुड फॉर्म अ पार्ट ऑफ सिक्योरिटी, तो ट्रिनिटी ऐसा कर सकता है। अब देखो बैंकिंग कंपनी इन एडिशन टू बिजनेस ऑफ बैंकिंग वो जनरल यूटिलिटी सर्विसेज भी कर सकता है। तो जनरल यूटिलिटी सर्विसेज क्या है, तो जनरल यूटिलिटी सर्विसेज का निमोनिक ये था कि आई पेज, ठीक है, आई पेज टैग, आई पेजेस मतलब कि आई पेज क्या होता है कि आई पेजेस में आप एडवर्टीजमेंट करते हो, तो आई पेजेस टैग ऐसा करके था, आई पेज टैग। तो आई से क्या है वो इंडेमनिटी बिजनेस कर सकता है, पी से क्या है कि इंडेमनिटी बिजनेस, पी से हो गया परचेज और सेल कर सकता है सिक्योरिटी ऑन बिहाफ ऑफ अदर, बिहाफ ऑफ क्लाइंट और बिहाफ ऑफ कस्टमर, ठीक है। आई पेज ए से एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ एस्टेट बन सकता है, तो एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ एस्टेट बन सकता है एज एग्जीक्यूटर या ट्रस्टी, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ एस्टेट बन सकता है, गारंटी बिजनेस कर सकता है, ठीक है, एग्जीक्यूटर बन सकता है जो अपनी बात हुई गई थी, ठीक है, एजेंट बन सकता है ऑफ गवर्नमेंट फंक्शंस, ठीक, एजेंट ऑफ गवर्नमेंट फंक्शंस। फिर अपन ने पढ़ा था कि वो जो है बिजनेस में भी डीलिंग भी कर सकता है प्रॉपर्टी में, ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी शुड फॉर्म पार्ट ऑफ सिक्योरिटी। तो ये सब चीज़ें थी, तो ये सब चीज़ें जनरल यूटिलिटी सर्विसेज में थी। इसमें कुछ अलग भी दे के रखा है कि सेफ कस्टडी, लॉकर फैसिलिटी, ये सब भी दे सकता है, तो ये सब है चीज़ें। तो जो भी आपको जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट होते हैं ना, वो लोन दे सकता है, क्रेडिट कार्ड ऑपरेशन से, और जो भी फ़ोन बैंकिंग देखो, टेली बैंकिंग है, डीमैट सर्विसेज है, ये सब दे सकता है। तो एडिशनल जो भी सर्विसेज है, सिंगल विंडो क्लियरेंस, क्रेडिट कार्ड सर्विसेज, ये सारी सर्विसेज को भी आप इधर ऐड कर देना, जो भी है वो भी कर सकते हो आप। अब देखो वेरियस कंप्लेंट और एलिगेशन RBI को रिसीव हुई है, किसके अगेंस्ट में, कोऑपरेटिव बैंकिंग के अगेंस्ट में। वो बोला है कि अगर तूने इसको इंस्पेक्ट नहीं करा, अगर आपने इंस्पेक्ट नहीं करा है, तो शेयर होल्डर डिपॉजिटर जो है वो हैवीली सफ़र करेंगे। तो भैया इंस्पेक्ट कर लो, अब RBI को कंप्लेंट हो रही तो इंस्पेक्ट कर लो। तो क्या RBI के पास पावर है इंस्पेक्ट करने के रिकॉर्ड्स, तो वापस से वो ये कि हाँ इंस्पेक्ट कर सकता है, ऑफिसर को अपॉइंट करेगा, वो इंस्पेक्ट करेगा, सामने वाले की ड्यूटी है, सामने वाले को एग्जामिन कर सकते हो ओथ पे, रिपोर्ट देगा, सबमिट करेगा। और RBI सो मोटो कर रहा है तो उसके पास ऑप्शन है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दे सकता है, पर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्ट कराया तो वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा ही देगा रिपोर्ट, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्वायरी करेगा, उसको लग रहा है कि अफेयर्स जो है प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर है, तो आफ्टर गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड वो फ्रेश डिपॉजिट लेने से मना कर सकता है, फ्रेश डिपॉजिट। ये तो सब पूरा वापस से क्वेश्चन है, ये RBI को डायरेक्ट कर सकता है एंड डायरेक्ट द RBI फॉर द बाइंडिंग ऑफ प्रोसीडिंग्स। फिर मिस्टर बागी जो वन ऑफ द डायरेक्टर है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का, ये लाइफ इंश्योरेंस कंपनी क्यों आ गया, ये इंश्योरेंस एक्ट क्यों आ गया, नहीं 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 ये नहीं, ये बाद में करेंगे, ये भी इंश्योरेंस एक्ट का बाद में करेंगे। अब क्या गया, ये बैंकिंग कंपनी का ही क्या है, चलो ठीक है, ओके बैंकिंग कंपनी का ही क्वेश्चन है। ओके तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड करा कि एक्वायर करते हैं एस्पायर बैंक को, तो ठीक है अब एक्सपायर करते हैं, एस्पायर को एक्वायर करते तो उसने ऑर्डर पास किया, ठीक है, RBI से कंसल्ट करके, ठीक है। तो एक्वायर कर रहा है 136A के तहत एक्वायर होगा, तो एक्विजिशन जब करते हैं तो ऑब्वियसली बात है कि हम RBI से कंसल्ट करते हैं और फिर ही जाके उसको एक्वायर करते हैं, ठीक।
तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास राइट है? तो हाँ, अगर उसको लग रहा है, आरबीआई की रिपोर्ट से अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लग रहा है कि जो अफेयर्स है वो डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट, देखो सबसे पहले तो कंपनी डायरेक्शन से, सेंट्रल बैंकिंग कंपनी डायरेक्शन से कंप्लाई नहीं कर रही है, ठीक है, डायरेक्टिव से कंप्लाई नहीं कर रही है विद रिस्पेक्ट टू बैंकिंग पॉलिसीज़, और जो रिपीट क्वेश्चन ही है, और जो है अफेयर्स ऑफ द मैनेजमेंट है, जो डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, बेटर क्रेडिट प्रोविजन दे रहे हैं पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ कम्युनिटी को, ये लिखा ना बेटर, जो बेटर क्रेडिट प्रोविजन जो है पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ कम्युनिटी को दे रहे हैं। तो समझो इधर क्या बोला है कि बेटर क्रेडिट प्रोविजन, इसमें ये ऐसा है जैसे वाइंडिंग अप में, सॉरी हम एक्विजिशन करते हैं ना, तो एक्विजिशन में क्या बोल के रखा है कि बेटर क्रेडिट प्रोविजन अगर आप किसी बैंकिंग किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को दे रही है, ठीक है। फिर अगर अपन ने पढ़ा था कि हम डायरेक्टर को टर्मिनेट करें, तो टर्मिनेट करें तो उसमें ऐसा लिखा होता है कि फॉर सिक्योरिंग प्रॉपर मैनेजमेंट। तो देखो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास तो राइट है बैंक को एक्वायर करने का, जो अपन बात कर चुके हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि टोटल नंबर ऑफ, ठीक है, अब फिर द टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन, टोटल नंबर ऑफ शेयर एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन इस 1000, और उसमें से 220 शेयर होल्डर ने, 220 शेयर होल्डर ने जो 30% शेयर होल्डिंग होल्ड करते हैं, मतलब कि 1/4, 250 लोग, अच्छा 1/4 तो 250 होते हैं ना, तो 1/4 लोगों ने अगर कंपेंसेशन से दिक्कत है तो 1/4 पीपल, 1/4 नंबर ऑफ शेयर होल्डर होल्डिंग 1/4 पेड अप कैपिटल, तो वो बैंक सेंट्रल गवर्नमेंट को अपील कर सकते हैं, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को बोल सकते हैं, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपने जो रेम्यूनरेशन के लिए जो भी आपने कंप्यूटेशन किया है वो उसको आप रिकैलकुलेशन कर दो, ठीक है, रिकम्प्यूट कर दो, तो आप ये मैटर ट्रिब्यूनल को ट्रांसफ़र कर दो। तो ट्रिब्यूनल को तभी ट्रांसफ़र होता है जब ये 25% शेयर होल्डर एटलीस्ट होने चाहिए, पर इधर तो है नहीं। तो शेयर होल्डर एग्रीड विद द कंपेंसेशन, वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप प्लीज़ ये मैटर ना ट्रिब्यूनल को रेफर कर दो। तो अगर पर वो इफ़ द नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन नॉट लेस, मतलब कि नॉट लेस मतलब कि 1/4 तो होना ही चाहिए, जो एटलीस्ट 1/4 होल्ड कर रहे हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि आप वो ट्रिब्यूनल को ट्रांसफ़र कर दो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रिब्यूनल को ट्रांसफ़र करना ही पड़ेगा। पर इस केस में तो ऐसा है ही नहीं, ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, नहीं कर सकती, नहीं करेगी, मतलब ये तुम्हारा रिक्वेस्ट ही वैलिड नहीं है, ठीक है। तो रिक्वेस्ट करके सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप मैटर रेफर कर दो, पर ऐसा रिक्वेस्ट कोई काम का ही नहीं है, रिक्वेस्ट जस्टिफाइबल ही नहीं। अब ABC लिमिटेड ने बिल्डिंग एक्वायर करी है कस्टमर से क्योंकि उसने डिफ़ॉल्ट करा था लोन का, ठीक है। तो ऐसा है कि ये जो बिल्डिंग है ये बैंक यूज़ नहीं कर पा रही, बिल्डिंग एक्वायर तो कर ली क्योंकि नॉन सूटेबिलिटी के कारण नहीं कर पा रही, तो बैंक जो है वो डिस्पोज कर रही है, ठीक है, बिल्डिंगों की चलो डिस्पोज कर देते हैं, बट द प्राइस जो उसकी इच्छा थी प्राइस की वो उसको मिली नहीं, तो मैनेजमेंट सोच रहा है कि वेट ही कर लेते हैं यहाँ, फिर सेल कर देंगे। तो वेदर इट कैन होल्ड, तो आप बिल्डिंग तो होल्ड कर सकते हो पर 7 साल तक ही होल्ड कर सकते हो, तो 2021 तक होल्ड कर सकते हो, विच कैन बी फर्दर एक्सटेंड टू 5 years, राइट। तो सबसे पहली बात तो कोई भी बैंकिंग कंपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर सकती, एक्सेप्ट होल्ड कर सकती है अगर वो ओन यूज़ के लिए है। तो इतना पढ़ के तो ये लग रहा है कि यार ओन यूज़ के लिए है तो आप जो है होल्ड कर सकते हो, पर ओन यूज़ के लिए नहीं है तो आप होल्ड नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब उसके आगे बढ़ो, होल्ड नहीं कर सकते, ठीक है, कोई बैंकिंग कंपनी होल्ड नहीं कर सकती एक्सीडिंग 7 years, 7 साल से ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकते। देखो ओन यूज़ के लिए तो आप होल्ड करो ना, क्या दिक्कत है, आप अपने यूज़ के लिए करो, पर यू जो है उसके अलावा अदर पर्पज़ के लिए तो आप होल्ड नहीं कर सकते, ठीक है। परमानेंटली तो बिल्कुल नहीं होल्ड कर सकते, आप जो है एक्सीडिंग 7 years आप होल्ड नहीं कर सकते, ठीक है। बहावर जो एक्सटेंशन भी अलाउड है, RBI से परमिशन मिल जाए, ठीक है, तो एक्सटेंशन भी अलाउड है। वैसे तो विद इन द पीरियड ऑफ 7 years जो है आपको जो है विद इन द पीरियड ऑफ 7 years आपको ट्रेड तो करना ही पड़ेगा उस प्रॉपर्टी में, ठीक है, उसको डिस्पोज करना ही पड़ेगा। फर्दर RBI जो है एक्सटेंड भी कर सकता है फर्दर पीरियड ऑफ 7 years बाय नॉट एक्सीडिंग 5 years, 5 साल तक एक्सटेंड कर सकता है इन द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर, अगर लग रहा है कि डिपॉजिटर या बैंकिंग कंपनी के इंटरेस्ट में है तो कर सकता है। तो जो है बैंक जो है वो 31/12/2020 मतलब 1/4/2021 तक वेट करे, ठीक है, ABC बैंक कैन वेट, ठीक है, और दिस पीरियड है वो एक्सटेंड हो सकता है 5 years तक और। तो इस तरीके से हमारे बैंकिंग रेगुलेशन के सारे क्वेश्चन ओवर होते हैं। इसमें अराउंड हमने 2 क्वेश्चन को छोड़ के अराउंड 16 क्वेश्चन हमने रिवाइज करे हैं। 16 क्वेश्चन को 2 से 3 बार अपन ने पढ़ा है, मतलब कि एक बार पढ़ने के बाद हम वापस से उसको पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, ठीक है। तो अपन ने इस तरीके से बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के क्वेश्चंस को रिवाइज किया है।
अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट चैप्टर के डिवीजन में, जिसमें हम जो है इंश्योरेंस एक्ट की बात करेंगे, कॉम्पिटिशन एक्ट की बात करेंगे। ओके, अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।